नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तीन चार घटनाएं हैं, तीन चार खबरें हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे। एक तो प्रयागराज से चले जरूर गए, गंगा किनारे से उठ करके, पर काशी पहुंच करके भी अविमुक्तेश्वरानंद बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। वो लगातार कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं और कई बार लगता है कि इस आदमी को मीडिया की सुर्खियों में बने रहने का चस्का लग चुका है और संभवतः किसी एजेंडे पर भी काम चल कर रहे हैं। एजेंडा क्या है ये तो हम और आप जानते भी हैं। बीजेपी की लीडरशिप के खिलाफ जहर उगलना, उनकी सरकार के, उनके शासन प्रशासन में जो भी आयोजन हो रहे हैं उनमें विघ्न डालने की कोशिश करना, रायता फैलाने की कोशिश करना। और अगर ये नैरेटिव बन गया है कि आरएसएस, बीजेपी और बीजेपी की लीडरशिप ये सब कोटि कोटि हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, सनातन के लिए काम कर रहे हैं, तो इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश करना। और एक्चुअल में यही तो विपक्ष चाहता है कि जो सनातनी है, जो हिंदू है, उनमें एक संशय का बीज रोपित कर दिया जाए तो उनका काम हो जाएगा। इस पर चर्चा करेंगे। दूसरे हामिद अंसारी, जो 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे कांग्रेस की कृपा से, उन्होंने आज एक अजीबोगरीब बयान दिया है। वैसे तो अजीबोगरीब बयान देने का उनका रिकॉर्ड है, लेकिन अभी उन्होंने कह दिया है कि ये जो गजनी है या जो दूसरे आक्रांता हैं वो एक्चुअल में कोई बाहर से नहीं आए थे, वो तो भारत के ही थे, यहीं के थे, यहीं के लुटेरे थे। इस तरह की उन्होंने बात की है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं और कांग्रेस से पूछ लिया है कि हामिद अंसारी के बयान से वो सहमत हैं क्या। और एक और खबर है, शशि थरूर अल्टीमेटली राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले हैं। अब तमाम तरह की अटकलें फिर से शुरू हुई हैं, क्योंकि उन्होंने मीटिंग से उठने के बाद कहा कि सब कुछ ठीक है, हम सब साथ हैं। तो केरल के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शशि थरूर को मनाने की कोशिश क्या एक मजबूरी हो गई थी या ये बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि शशि थरूर या उनके कार्यकर्ता जो भी वहां पर हैं, सपोर्टर हैं, अगर उनकी तरफ से किसी भी तरह का भीतरघात होता तो जो एक संभावना बन रही है कांग्रेस के लिए, उसमें पलीता लगते हुए ज्यादा देर लगती नहीं। और एक चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के हवाले से, क्योंकि वहां अब इस बात को लेकर के चर्चा शुरू हो चुकी है, क्या सुनेत्रा पवार ही, जो अजित पवार की पत्नी है और इस समय राज्यसभा की सदस्य हैं, वो एनसीपी की लीडर होंगी और उप मुख्यमंत्री होंगी महाराष्ट्र में। इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ गए हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, तो उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत। नमस्कार। तो वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो जरा कथित शंकराचार्य जी की तरफ ही चलते हैं। इन्होंने कहा है कि 40 दिन के भीतर योगी आदित्यनाथ ये प्रमाणित करें कि वो हिंदू हैं और गाय को गौ माता घोषित करें, वरना मानेंगे कि सिर्फ दिखावे के लिए वो गेरुआ वस्त्र धारण कर रहे हैं। इनका जो बयान है मैं आपको बता देता हूं। हम आपको 40 दिन का समय दे रहे हैं। इन दिनों में आप गो भक्त होने का प्रमाण दीजिए। अगर प्रमाण नहीं दे पाते तो समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू, कालनेमी, पाखंडी, ढोंगी हैं।
सिर्फ दिखावे के लिए आपने गेरुआ वस्त्र धारण किया। जी। वो जो आपके रोमन कैथोलिक शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने एक बात छोड़ दी। उन्हें यह भी कहना चाहिए था कि 40 दिन में यदि आपका उत्तर नहीं आता है मुख्यमंत्री जी, तो आप अपना इस्तीफा मुझको भेज दीजिएगा और मैं राज्यपाल को भेज दूंगा। उन्होंने ये भी कहना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ को 9 साल अगले इसी साल मार्च में पूरे हो रहे हैं, 15 मार्च को, और 9 साल मुख्यमंत्री पद के रहने के बाद वो इस एक ऐसे आदमी को कोई प्रमाण पत्र देंगे जिसका स्वयं का पद विवादों के घेरे में है। जो और इनके गुरु जो थे स्वामी स्वरूपानंद, वो भी एडहॉक जो है शंकराचार्य थे, और अभी भी ये शंकराचार्य नहीं है, और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और ये किस अधिकार से ये मांग रहे हैं? उनको ये पता होना चाहिए, सनातन धर्म कोई क्रिश्चियनिटी या इस्लाम नहीं है। क्रिश्चियनिटी में एक पोप होता है रोमन कैथोलिक चर्च में, और जो प्रोटेस्टेंट है उसमें चर्च ऑफ इंग्लैंड होता है। तो या अगर इंडिया की बात करें तो उनका बिशप होता है, और वो अपने मजहब के लोगों के ऊपर एक अथॉरिटी कमांड करता है, और वो उनको निर्देश दे सकता है। सनातन संस्कृति में ऐसे किसी भी पद की या ऐसे किसी अधिकार किसी को दिया गया हो कि वो किसी से सनातनी होने का सबूत मांगे, प्रमाण मांगे, ना तो कोई ऐसी परंपरा है, ना तो कोई ऐसी व्यवस्था है, ना तो कोई ऐसा इतिहास है। तो ये केवल उनके द्वारा एक लगातार खबरों में बने रहने के लिए, सुर्खियों में बने रहने का एक हताशा भरा प्रयास है। और आज ही सुबह उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं का एक लंबा चौड़ा डेलीगेशन उनसे वाराणसी में मिलने गया था। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह काम करती है, और इंटेलिजेंस एजेंसी में एक बहुत महत्वपूर्ण एक विंग होता है, उसको कहते हैं डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट। गंदे काम करना, समाज में भ्रम फैलाना, फेक खबरें फैलाना, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाना, डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाना, और समाज में लोगों में भ्रम पैदा करना, अस्थिरता पैदा करना कि अल्टीमेटली हिंसा हो जाए। तो यही काम आज दो लोगों ने किया है, कांग्रेस के सिस्टम के लोगों ने। एक ये रोमन कैथोलिक कांग्रेसाचार्य ने किया है, और दूसरा हामिद अंसारी ने किया है। हामिद अंसारी ने जो बयान दिया है कि वो जो है गजनी लुटेरा भारती था, आखिरकार वो कौन सी नई मान्यता स्थापित करना चाहते हैं? 1000 साल से ये इतिहास देश को ज्ञात है और स्थापित है, और इसको लेके कहीं विवाद नहीं था। ये कौन सा विवाद खड़ा करना चाहते हैं? ये कहाँ मामला ले जाना चाहते हैं? तो कांग्रेस भी और कांग्रेस की जो आदत है, ये हमेशा हिंदू मुसलमान दोनों मोर्चों पे एक साथ खेलती है। तो हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए इसने लगाया है अपने रोमन कैथोलिक कांग्रेसाचार्य को, और मुसलमानों में सेकुलरिज्म में हो सकता है कि ये इनके निशाने पे ओवैसी हो। ओवैसी की वजह से कांग्रेस को पिछले 3 महीनों में बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। एक तो बिहार विधानसभा के चुनाव में, और दूसरा अभी महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में। इनका इनका बहुत सारे मुसलमानों ने कांग्रेस को छोड़ दिया, और एक और पार्टी आ गई है, इस्लाम पार्टी, वहां पे मालेगांव में। वहां पर भी उसको लगभग बहुमत मिल गया है मालेगांव के नगर पालिका में। तो कांग्रेस केवल इन्हीं डर्टी ट्रिक्स के जरिए हमेशा पॉलिटिक्स करती आई है, वही कर रही है। और यूपी और उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव अगले वर्ष फरवरी में ड्यू है। तो उसके पहले ये हिंदुओं में जितना ज्यादा भ्रम पैदा कर सकते हैं, और नई फॉल्ट लाइन क्रिएट कर सकते हैं। कल कोई पूछेंगे कि योगी जी पहले अब ये बताओ कि आप भगवा कैसे पहनते हो, आपको तो भगवा पहनने का अधिकार ही नहीं है। ये इसी तरह के सवाल उठाएंगे जिससे योगी जी के व्यक्तित्व के अराउंड एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हो। और ये जो आज इन्होंने सवाल किया है, अरे भाई, उत्तर प्रदेश में गो हत्या निवारण अधिनियम 50 के दशक से लागू है। कल्याण सिंह की सरकार ने इसको जो है 1991 में अमेंड किया था। फिर योगी जी ने इसको और सख्त बनाया है, और योगी जी पहले मुख्यमंत्री हैं जब वास्तव में गो हत्या के ऊपर बहुत ही प्रभावी प्रतिबंध लगाया गया है, बहुत कठोर प्रतिबंध लगाया गया है। और पूरे प्रदेश के हर जिले में गौशालाएं बनाई गई हैं।
सरकार करीब इसके ऊपर साल में 2000 करोड़ रुपए इकट्ठा खर्च करती है, और जो किसान हैं और जिनकी गाय ड्राई हो जाती है, दूध देना बंद कर देती है, उनको प्रति गाय प्रति माह पैसा दिया जाता है। तो और ऐसा काम कभी यूपी के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। ये बताएं कांग्रेसाचार्य जी, जहां कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स है, हिमाचल में क्या व्यवस्था है, तेलंगाना में क्या व्यवस्था है, और कर्नाटक में क्या व्यवस्था है। हैदराबाद में तो खुल के दिन में रोज गाय काटी जाती है। ये पहले बताएं, वहां पे कांग्रेस की सरकार है और वहां गाय काटी जा रही है, तो तेलंगाना के कांग्रेस मुख्यमंत्री से इनकी क्या मांग है। तो ये केवल जो है ये एक घटिया हरकत है। केवल कैसे खबरों में बने रहो, और जो उनको चिंता सता रही है कि योगी एक हिंदू आइकॉन बनते जा रहे हैं पूरे देश के, तो योगी के व्यक्तित्व को कैसे कलंकित किया जाए, कैसे उनकी जो है साख कम की जाए, कैसे उनकी साख पे कलंक लगाया जाए, डेंट लगाया जाए, ये केवल उसी रणनीति का, केवल इसी डर्टी एजेंडे का ही हिस्सा है। और मैं इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं समझता। और जो कुछ भी इनमें जो कुछ अगर दम बचा है खबर क्रिएट करने का, तो पूर्णिमा के ऊपर इसी फरवरी में के स्नान के बाद ये मेला समाप्त हो जाएगा। फिर इन्हें कौन पूछेगा। इनके लिए खबरों में आना बहुत कठिन हो जाएगा। और फिर ये रोज केवल तीखे बयान देंगे, आक्रामक भाषा बोलेंगे, अपमानजनक भाषा बोलेंगे। और अब तो ये अभद्र और गाली बकना तो इनकी पुरानी आदत है। ये अभद्र भाषा बोलेंगे, तो बस तो अभद्र भाषा बोल करके आप बहुत दिन तक खबरों में नहीं रह सकते, अनलेस यू हैव ए लॉन्ग टर्म पॉजिटिव एजेंडा। दो बातें हैं, एक तो ये प्रयागराज से उठ करके चले क्यों गए अचानक, दूसरे ये प्रोपेगेंडा क्यों फैला रहे हैं, नैरेटिव बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि जैसे यूपी शासन के अधिकारियों ने उनसे कांटेक्ट किया हो, उनको कहा गया हो कि प्लीज आप आइए, पूर्णिमा पर हम पुष्प वर्षा करते हुए और उसी शान शौकत से पालकी में बैठा करके आपको गंगा स्नान कराएंगे। ये खबर पुष्ट है, अपुष्ट है, झूठ है, क्या है ये? कुल मिलाकर के इनको ये कहना है कि भाई अकेले योगी और बीजेपी थोड़ी है हिंदुत्व के एजेंडे के अकेले हकदार, हम भी तो हैं। बस केवल ये कर रहे हैं ये। और उसके अलावा अगर आप इनको देखें तो इनकी प्रथम दिन से ये कोशिश है कि मैं ब्राह्मण हूं और योगी आदित्यनाथ ठाकुर है, इसलिए मेरे संग अत्याचार हो रहा है। तो ये केवल एक यूपी की राजनीति में कास्ट फॉल्ट लाइन को भी ये एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, ताकि इनको लगता है कि मेरे इस कदम से योगी के अंदर, पार्टी के अंदर जो है दबाव बढ़ेगा कि भाई ब्राह्मण वोटर जो है आपसे दूर हो रहा है और आप जाकर के शंकराचार्य को बनाइए। और प्लस ये अपने ऐसे कंट्रोवर्शियल बयानों से इनको लगता है कि ये ब्राह्मण वोटरों को ये भ्रमित कर सकते हैं और ब्राह्मण वोटर को बीजेपी से दूर कर सकते हैं। ये केवल चुनाव के पहले का एक राजनीतिक है और कुछ नहीं है। बाकी तीन शंकराचार्यों को परेशानी क्यों नहीं है, इन्हीं को क्यों होती है बार बार? क्योंकि वो असली शंकराचार्य हैं और ये फर्जी है, इसलिए परेशानी नहीं है। ये फर्जी है, ये शंकराचार्य नहीं है। तो और जो शंकराचार्य हैं, अब जैसे स्वामी निष्ठानंद जी हैं, वो कहाँ बोलते हैं अपने बोले इस बारे में। तो ये फर्जी आदमी है ना। क्या हम ये माने कि 2027 की तैयारी शुरू हो चुकी है, अब बिसात बिछाई जा चुकी है, मोहरे फिट किए जा रहे हैं और ये मोहरे बन चुके हैं किसी के हाथों के? देखिए, एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की जरूरत है, कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो चाहे ना हो, कांग्रेस को समाजवादी पार्टी अगर चाहे 150 सीट भी दे दे, कांग्रेस के को सीट नहीं जीते 2-4 ही हैं। कांग्रेस अगर अकेले भी लड़ेगी तो एक कम हो जाएगी, तो उसको सीटें 2 मिलेंगी। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट कोई कैंपेन, एंटी बीजेपी नैरेटिव बनाने का काम कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, दिल्ली के एकेडमिया में, मीडिया में, एनजीओ में और इंटेलेक्चुअल सर्किल में, ब्यूरोक्रेसी में और बेंच में, वकीलों में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, इवन लंदन में या इवन अमेरिका में, जहां उनके
जहां उनके मेंटोर बैठे हुए हैं जॉर्ज सोरोस जी, तो ये काम कांग्रेस कर सकती है, जिसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिलेगा, मिलता है। समाजवादी पार्टी अपने बल पर एंटी बीजेपी नैरेटिव अब तक खड़ा नहीं कर पाई है। योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट 11 फरवरी को उनकी सरकार पेश करेगी, 10वां बजट। और ये जो है और मार्च में योगी जी की सरकार को 9 साल पूरे हो जाएंगे। 9 साल में यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने केवल 2 मुद्दे उठाए हैं। लॉ एंड ऑर्डर खराब है, अपराध बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और दूसरे, प्राइमरी शिक्षकों या अन्य सरकारी नौकरियों में पिछड़ों को उनके हक से वंचित किया जा रहा है। तीसरा मुद्दा समाजवादी पार्टी विधानसभा में उठा नहीं पाई है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी को भी जरूरत है। आपने देखा होगा कि जिन अखिलेश यादव ने शंकराचार्य के ऊपर जम के लाठियां बरसाई थी जब वो मुख्यमंत्री थे, आज वो शंकराचार्य के सबसे बड़े पैरोकार बन के सामने आ रहे हैं। तो ये सब लोग जानते हैं, लोग समझते हैं कि ये सब जो आप कर रहे हैं, इसके पीछे आपका गेम प्लान क्या है, आपकी लॉन्ग टर्म डिजाइन क्या है। इट्स ओनली एंड प्योरली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड नथिंग एल्स। और सनातन धर्म के में ऐसी कोई सेंट्रलाइज व्यवस्था नहीं है। आप जो है समाज में कटुता फैला सकते हैं, आप समाज में भ्रम पैदा कर सकते हैं, लोगों में नेगेटिविटी का भाव पैदा कर सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म के किसी मूल्य, मान्यता, संस्कृति को आधार बना करके आप कोई राजनीतिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए इन कांग्रेसाचार्य जी को। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। चलिए अगले विषय पर चलते हैं। ये जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं हामिद अंसारी, इनको क्या चुल उठी है कि ये अब लोधी को, गजनी को, सबको विदेशी आक्रांता के बजाय भारतीय लुटेरे बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब बाहर से नहीं आए थे, भारतीय थे। राजनीतिक रूप से कहना आसान है कि उन्होंने ये नष्ट किया, वो नष्ट किया, लेकिन ये तो सब भारतीय थे। यानी ये भी मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने सोमनाथ में जाकर के मूर्तियों को नष्ट किया और मथुरा में भी उन्होंने तमाम तरह के उपद्रव किए। कुछ मानने को तैयार नहीं है। देखिए, इनका नाम हामिद अंसारी है, ये भी तो भारतीय हैं। क्या भारतीय है ना ये? इनका नाम अंसारी है। इनको बहुत लोग समझते होंगे कि ये जुलाहे हैं। ये जुलाहे नहीं है, ये सैयद हैं। और मुख्तार अंसारी माफिया भी इन्हीं के परिवार का है, इनका भतीजा है। और 1930 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे डीएच अंसारी, वो भी इनके पूर्वज हैं, इन अंसारी साहब के। तो कम से कम ये तो मालूम हो गया कि हामिद अंसारी भारतीय हैं। हामिद अंसारी जो है कभी ईरान में भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं। एक रॉ के ऑफिसर है आर.के. यादव, उन्होंने इनके बारे में किताब लिखी है और उसमें आर.के. यादव ने बताया है कि कैसे जो रॉ के ऑपरेटिव ईरान में, तेहरान में, इंडिया की एम्बेसी में थे, उसका सारा ब्यौरा इन्होंने जो है ईरान की सरकार को दे दिया था। और उसके बाद कैसे पूरे रॉ का जो पूरा इकोसिस्टम था, जो पूरा नेटवर्क था ईरान में, वो छिन्न भिन्न हो गया था। उसने बाकायदा किताब लिख के कहा है ये। उसने जो है कोई उसने जो है बयान नहीं दिया है ये। तो हामिद अंसारी जो है ये कितने बड़े जिहादी हैं ये कौन नहीं जानता। और कांग्रेस ने इस जिहादी को 2 टर्म जो है उपराष्ट्रपति बनाया था 12 साल के लिए। और ये आदमी इंडियन फॉरेन सर्विस के हैं ये। और आज इनको ये, आप ये सोचिए, ये जो बयान है गजनी के बारे में, ये केवल किसी ना किसी, जो मैंने अभी नाम लिया, डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट ऑफ एन इंटेलिजेंस एजेंसी, ये उस प्रयोगशाला से निकला हुआ बयान है जिससे ये कोई ना कोई नई खुराफात क्रिएट करना चाहते हैं, कोई नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं, एक क्रिटिकल मास तैयार करना चाहते हैं ताकि एक फर्जी मुद्दे के ऊपर इस पे बहस शुरू हो जाए। और जो इनके लिए चुनौती बन के उभर रहा है ओवैसी, हैदराबाद का जिहादी, ये कुछ उस बहस को मोड़ सके। और इससे अधिक मुझे इसका कोई महत्व दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि ये किसी पद पे नहीं है,
ये किसी पार्टी में नहीं है, ये कहीं सक्रिय नहीं है, तो एकाएक क्या ये इनको खबरों में आने का शौक क्यों चलाया हुआ है? आपका ऑडियो गया? जी जी, वो म्यूट पे था। शशि थरूर आज अल्टीमेटली राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले हैं सब, और 1.5-2 घंटा उनकी बातचीत हुई है। जब बाहर निकले तो थोड़ा सा तनाव रहित थे, थोड़ा मुस्कुरा भी रहे थे, कह रहे थे कि सब कुछ ठीक-ठाक है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि उनको कुछ ज़िम्मेदारियाँ दी जा रही हैं अब केरल में। तो ये ज़रूरी था या मजबूरी था कि शशि थरूर को बुला कर के जो मतभेद हैं, जो गुस्सा नाराज़गी है, उसको ख़त्म किया जाए? क्योंकि केरल को जीतना है तो शशि थरूर को साथ रखना ज़रूरी है। राहुल गांधी ने शशि थरूर को बुला करके अगर 2 घंटे बात की है, तो ये राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा क्लाइम डाउन है। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी झुके हैं। शशि थरूर ने मीटिंग नहीं मांगी थी। उनको जो है उनको आमंत्रित किया गया था, आइए आपसे वार्ता करनी है। तो और अगर इतनी लंबी बात हुई है, तो इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि शशि थरूर ने अपनी शर्तें ना रखी हों। और शशि थरूर का जो ऑपरेशन सिंदूर पे जो स्टैंड था, जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका जो भारत जो 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 एमपीज के डेलीगेशन 1 दर्जन देशों में भेजे थे, और ये अमेरिका गए थे, और वहां पे उन्होंने भारत सरकार का स्टैंड रखा था, भारत सरकार के मत से अमेरिकी सरकार को अवगत कराया था। वो बीजेपी का स्टैंड या नरेंद्र मोदी का स्टैंड रखने नहीं गए थे। ही वर रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर राहुल गांधी को ये समझ नहीं है कि एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जब देश के बाहर जाता है, तो वो देश को रिप्रेजेंट करता है, किसी पर्टिकुलर पार्टी को या किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। और ये बात राहुल गांधी को पसंद नहीं आई। तो आज कम से कम ये तो संदेश राहुल गांधी ने दे दिया कि शशि थरूर ने एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट जो निर्णय लिया, पार्टी की लाइन के खिलाफ जाके निर्णय लिया, आज राहुल गांधी ने उनसे 2 घंटे मुलाकात करके ये एक्नॉलेज कर दिया कि वो ऑपरेशन सिंदूर के पे जो शशि थरूर का जो स्टैंड था, वो जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के साथ वो अमेरिका गए थे, पार्टी ने उसको कहा कि भाई नाउ बरी द हैचेट, अब झगड़ा खत्म करो। यानी एक तरीके से कांग्रेस ने मान लिया कि जो आपने वो किया था, हम उसे कंडोन करते हैं, हम उसे भूल जाने को तैयार हैं, और हम बैठक कर रहे हैं। तो अब आपको ये लग रहा है कि केरल में आपको लग रहा है कि एलडीएफ के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी लेड जो वहां मोर्चा है, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और जो आपका मोर्चा कांग्रेस लेड मोर्चा है यूडीएफ, वो सत्ता में आ सकता है। और उसको एंश्योर करने के लिए आप एक एक दिन का बटोर रहे हैं। और ये समझ में आ गया है कांग्रेस हाईकमांड को कि शायद शशि थरूर के बगैर ये संभव नहीं है, इसलिए बुलाया। तो अब ये लग रहा है कि दिसंबर में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, और उसमें जो दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया था कि नरेंद्र मोदी जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अडवाणी जी के पैरों के आगे बैठे हुए जमीन पर, और ये कहा था कि देखिए भारतीय जनता पार्टी में जमीन पर बैठने वाला कार्यकर्ता प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो लगता है 2 महीने लगे, लेकिन जो है कुछ सबक लिया है राहुल गांधी ने। जो दिग्विजय सिंह की सीख कुछ काम आई है राहुल गांधी के, कुछ उसका असर हुआ है। एक खबर महाराष्ट्र से आ रही है, चलते चलते जरा इस पर भी चर्चा कर लें। सुनेत्रा पवार, अजित पवार की धर्मपत्नी, संभवतः कल शाम को 5 बजे डिप्टी सीएम बन सकती हैं, शपथ ग्रहण कर सकती हैं। और 3 मंत्री या 3 वरिष्ठ नेता एनसीपी के देवेंद्र फडणवीस से मिले थे। चर्चा ये भी आ रही है कि जो विभाग, वित्त मंत्रालय समेत कुछ विभाग जो अजित पवार के पास थे, वो एनसीपी के पास ही रहें, यानी सुनेत्रा पवार के साथ पास ही रहें, ऐसी कुछ डिमांड भी की गई है। आपको नहीं लगता कि कुछ जल्दबाजी कर रही है एनसीपी? थोड़ा सा टाइम लेते
और शायद महाराष्ट्र में भी वो सब तो होता होगा जो उत्तर भारत में होता है कि तेरहवीं वगैरह, पत्ते निकालना, एक कहते हैं जिसको कि राख जरा ठंडी हो जाए चीता की, उसके बाद ये सब किया जाए तो ना देवेंद्र फडणवीस कहीं भागे जा रहे हैं, ना ये पद कहीं भागा जा रहा है। थोड़ा-सा जल्दबाज़ी की जा रही है इस मामले में? देखिए, अजीत पवार अनुभवी नेता थे और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहले भी रह चुके हैं। तो उनके पास अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट था तो दैट मेड सम सेंस। लेकिन सुनेत्रा पवार तो अभी जो है इस समय राज्यसभा की मेंबर हैं। उन्हें गवर्नमेंट का कोई अनुभव नहीं है और महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में किसी अनुभवहीन हाथ में वित्त मंत्रालय तो देना बहुत जोखिम भरा काम है। किसी भी बड़े राज्य में वित्त मंत्रालय इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। और दूसरी बात जो आपने कही कि अभी तो जो है अभी अभी उनको उनका देहांत हुए 72 घंटे भी नहीं हुए हैं और वो उनकी राजनीतिक विरासत को समेटने में लग गई हैं। तो ये इस बात का बहुत स्पष्ट संकेत है कि जो मराठा जो एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थी वो बहुत कमजोर पड़ चुकी है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की शिवसेना एकदम मार्जिन पे आ गई है, मार्जिनलाइज हो गई है। हालांकि बंबई नगर महापालिका के चुनाव में उसके 65 सभासद जीते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जो मराठा राजनीति है, अब आज उसमें उस मराठा राजनीति में बीजेपी को चुनौती देने की क्षमता ना तो उद्धव ठाकरे में है और ना ही ये एनसीपी में है और ना ही शिवसेना की एकनाथ शिंदे की शिवसेना में है। तो ये जिस तरीके से जो जल्दबाजी कर रही है, मुझे लगता नहीं कि इसका कोई बहुत लोग इसको बहुत सकारात्मक रूप से लेंगे। इट्स ये इट्स वेरी हेस्टी डिसीजन। दे शुड हैव वेटेड फॉर एटलीस्ट जो शोक का काल है, जो मॉर्निंग पीरियड है, उतना तो उनको प्रतीक्षा करनी ही चाहिए थी। और 13वीं तो वहां भी होती है, इसमें कोई अलग बात थोड़ी है। तो ये महाराष्ट्र की जो मराठा राजनीति है, जिससे बीजेपी पिछले 20 साल से लड़ रही है, कि मराठा जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, तो ये जो है तो सुनेत्रा का इस हताशा भरे तरीके से अजीत दादा की जो विरासत को जो वो क्लेम कर रही है, वो इट्स अ बैड सिग्नल फॉर द फ्यूचर ऑफ मराठा पॉलिटिक्स। मराठा राजनीति में और अजीत पवार जितने अनुभवी थे, जितने सक्रिय थे, उसको उनकी पत्नी रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि उनका संगठन से और ग्राउंड से वो उनका कनेक्ट है ही नहीं। और वो उनका और जो अजीत पवार का जो कनेक्ट है, इट वाज मोर देन 3 डेकेड्स ओल्ड। तो ये कैसे बना लेंगी? और हाँ, अगर इलेक्शन लड़ना होता, बाई इलेक्शन तो होगा ही होगा यहाँ पे अजीत पवार की सीट से, तो उसमें जी हाँ, तो उसमें सहानुभूति का वोट इनको मिल सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है और बीजेपी इसमें पूरा समर्थन देगी। लेकिन ये 3 दिन के अंदर जो है ये अपना ये 48 घंटे के अंदर मंत्री पद का दावा ठोक देना थोड़ा लोगों को असहज तो बनाता ही है। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।